जल। बस समझाने की इस तरीके से समझाने की है, बाकी तो करवा देंगे। इसमें एक दो पॉइंट लिखो। मानव शरीर में पहले तो फॉर्मूला लिखो। अणुसूत्र जल क्या होता है फॉर्मूला H2। ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में मानव शरीर में लगभग 65% जल उपस्थित होता है। 65% जल उपस्थित होता है मानव शरीर में। लगभग स्क्रीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा ज्यादा। मानव शरीर में लगभग 65% जल उपस्थित होता है। और दूसरा लिखो पौधों में लगभग 95% जल उपस्थित होता है। पौधों में लगभग 95% जल उपस्थित होता है। पौधों में लगभग 95% जल उपस्थित होता है। हो गया। अगला पॉइंट लो बेटा। और यह एक महत्वपूर्ण विलायक है। यह महत्वपूर्ण विलायक है। विलायक देखो दो तीन वर्ड होते हैं। एक होता है विलय, एक होता है विलायक, और एक होता है विलय। इस टाइप से बढ़ता है। विलय प्लस विलायक बराबर विलयन होता है। जैसे मान लो आपने 5 ग्राम NaCl लिया और उसको 500 ml में डिसोल्व किया पानी में। NaCl नमक होता है। अब दोनों को मिलाने के बाद में आप क्या बोलोगे? नमक का विलयन बोलोगे नहीं बोलोगे? जब तक अलग रहता है तो नमक, मिलाने के बाद में विलय। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे बोलते हैं विलय, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे बोलते हैं विलायक। दोनों को मिलने के बाद में विलय। क्या आप ऐसे बोल सकते हो? विलय, विलय का मतलब जिसको घोला जाता है, जिसको डिजोल्व किया जाता है, जिसकी कम मात्रा होती है उसे विलय, और जिसके अंदर घोला जाता है उसे बोलते हैं विलायक। हेडिंग डालो भौतिक गुण। जल के भौतिक गुण, ये सिलेबस में आपके टॉपिक जल के भौतिक गुण। जल के भौतिक गुण। नंबर 1, कमरे के ताप पर जल रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन तरल होता है। कमरे के ताप पर जल रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन तरल होता है। स्वादहीन तरल होता है, द्रव होता है, मतलब कलरलेस, गंधलेस और स्मेललेस। हो गया। नेक्स्ट लिखो आप अगला। जल उदासीन होता है। बेटा जब प्योर जल होगा, डिस्टिल वाटर जिसे लेते हैं, उसमें आयंस नहीं होते, न्यूट्रल होता है वो। लेकिन जब उसमें आयंस मिल जाते हैं तो आयंस मिलने के बाद में वो कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है, चालकता रिप्रेजेंट करता है। उदासीन होता है तब तक उसमें न्यूट्रल कंडीशन में। नेक्स्ट लिखो यह एक अच्छा विलायक है। यह अच्छा विलायक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण यह इसका इसका क्वथनांक अधिक होता है। इसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, अधिक होता है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन, 373 केल्विन। वह गलनांक 273 केल्विन होता है। टू 273 केल्विन होता है। तो नेक्स्ट लिखो, सामान्यतः जल विद्युत व उष्मा का, सामान्यतः जल विद्युत व उष्मा का
अचालक होता है। देखो बेटा कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा है अचालक भी तो है जब प्योर कंडीशन में होगा, जब आयन से नहीं होंगे तो चालकता दर्शाएगा नहीं, लेकिन जब आयन से होंगे, आयन मिल जाएंगे तब वो चालकता दर्शाता है। प्योर कंडीशन में जो होता है उष्मा का अचालक होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो जल की संरचना। जल की संरचना देखो बेटा ये नहीं है आपके सिलेबस में, ओनली भौतिक आपका जो नया टॉपिक डाला है भौतिक, लेकिन ये काम की चीजें इसलिए वो मैं करवा रहा हूँ साथ साथ टॉपिक में जो आपके काम आ सकती है उनसे रिलेटेड में टॉपिक ले रहा हूँ। अब इसमें जल की संरचना बोर्ड पे देखो आप, जब इसमें देखा जाए तो संकरण, आपको संकरण का टॉपिक पढ़ाया था बेटा, जल पे sp3 संकरण बताया था मैंने, बताया था क्या याद हो तो, पर जिसने क्लास दी थी को में sp3 संकरण बताया था, और वहां बताया था मैंने इसकी आकृति बताई थी वी शेप या कोणीय, बिल्कुल मैं करवा चुका ये चीज। अब इसमें कैसे होता है, क्योंकि संकरण के अंदर लिया था अपन ने कि जो जो संकरण होता है मतलब जितने कक्षक उसमें भाग लेते हैं उतने नए बनते हैं, इसका मतलब एक ऐसा 3 भी कक्षक भाग लेंगे तो नए कितने बनेंगे 4, तो 4 बनेंगे तो इसकी शेप में देखो ऑक्सीजन के अंदर तो 4 बनते हैं, वो उनमें से एक एक को क्या करते हैं ये sp3 ये sp3 एक एक तो हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, ये कोई स्ट्रक्चर होगा हाइड्रोजन के पास ओनली वनएस होता है, और हाइड्रोजन के वनएस से जुड़ जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन के वनएस से जुड़ जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड, एकल बंध बना लेगा ये, और जो दो बच्चे रहते हैं ऐसे उनमें लोन पेयर पड़े रहते हैं, तो अपन आप या तो ये कोणीय संरचना ये बना दो, और अगर ये नहीं बनाते तो अपन क्या करते हैं ओ लिखते हैं, ओ पे ये दो एच लगाते हैं और यहाँ क्या है दो लोन पेयर लगा देते हैं या बंध कोण कर देते हैं 104.5 डिग्री। इसका इसका बंध कोण क्या होगा, बंध कोण 104.5, ये उतार दो दोनों के क्या तभी तो लिखी है, उसके मॉलिक्यूल की आकृति H2 एक चीज और लिख लेना यहाँ पे, हो गया OH बंध लंबाई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध OH बंध लंबाई 95.7 pm 95.5 pm, pm pm मींस होता है बेटा पिकोमीटर, इसकी डिस्टेंस ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की डिस्टेंस पिकोमीटर, हाँ ये निकालिए जल के रासायनिक गुण, जल के रासायनिक गुण, जल के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में क्या आएगा, रासायनिक अभिक्रिया नंबर 1, जल के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में लिखो नंबर 1 उभयधर्मी प्रकृति, 1 नंबर उभयधर्मी प्रकृति,
उभयधर्मी प्रकृति। अब उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, क्या होगा, मतलब अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया। देखो जल की उभयधर्मी प्रकृति होती है क्योंकि जल की उभयधर्मी प्रकृति होती है क्योंकि जल अम्ल व क्षार दोनों से, क्योंकि जल अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया कर, अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया करता है, यूं बोल रहा हूं, अभिक्रिया करता है। जैसे एक मिनट, दोनों व्यवहार करता है, उसको यूं लिखो, लाइन के बाद रिपीट करना है एक बार। अम्ल व क्षार दोनों के रूप में व्यवहार करता है, ऐसे लिखो। बेदर्मी प्रकृति है ना, अम्ल और क्षार दोनों के रूप में व्यवहार करता है, इस लाइन को इस हिसाब से, अम्ल व क्षार दोनों के रूप में व्यवहार करता है। जैसे ब्रोंस्टेन क्लोरीन है ना 10th क्लास में, ब्रोंस्टेन क्लोरीन के अनुसार H2O प्लस NH3, H2O प्लस NH3 और एक आप ले सकते हो H2O प्लस H2S। देखो पहले H2O प्लस NH3 की तरह लो, यहाँ क्या बनेगा NH4 प्लस OH, बढ़ गया क्या, और यहाँ बढ़ जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस HS माइनस। ब्रोंस्टेन क्लोरीन ने क्या कहा था, प्रोटॉन लेने वाला साथ देने वाला, देने वाला साथ देने वाला हो गया। या अम्ल की तरह फिर H ले लिया, या सार की तरह फिर H ले लिया। दूसरी अभिक्रिया जल की अपोक्षयन अभिक्रिया, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों तरह, जल की अपोक्षयन अभिक्रिया है। ठीक है ना, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन। पहले अपोक्षयन का मतलब दोनों की तरह बिहेव करना। पहले आप इसके अंदर लिखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण 2Na प्लस 2H2O। बेटा H2O को तोड़ोगे क्या बनेगा रे, 2H प्लस 2OH माइनस बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा 2NaOH प्लस H2 बन जाएगा, बोलो। दूसरी 2F2 प्लस 2H2O, 2F2 प्लस 2H2, 2F2 प्लस 2H2O, कितने क्लोरीन है 4 और HF प्लस O2 बढ़ेगा, और HF प्लस O2, और HF प्लस O2। ये ऊपर वाले ऑक्सीकरण ये अपचयन में कर लो, दो या एक, बेटा आगे दो लगाओ तो दो ऑक्सीजन और O2 बनेगा, अरे 4 हाइड्रोजन आगे क्यों रहेगा, तभी तो वो तो माइनस भी स्टेबल कैसे रहेगा। अगली अभिक्रिया लिखो जल अपघटन, जल अपघटन तीसरी आ गई, ये तो हो गई ना, ऑक्सीकरण और अपचयन एक एक लेडी बने अभिक्रिया।
अगली लिखो जल अपघटन। जल अपघटन, अब जल अपघटन में SiCl4 प्लस 2H2O ले लो। SiCl4 प्लस 2H2O, SiCl4 प्लस 2H2O। बताओ, देखो SiCl4 लिया है ना अपन ने इसमें, तो SiCl4 के साथ SiO2, 4 हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, 4 Cl1 4 HCl। भाई तोड़ दो, पूरे को डिकम्पोज कर दो आप। देखो जो H2O होता है ना बेटा, H2O में HOH है, कुछ जगह H प्लस OH में टूटता है जनरली, लेकिन कई बार क्या होता है इसको और भी अपन तोड़ना चाहे, इस OH को भी तोड़ना चाहे। भाई पहले देखो, पहले H प्लस को ले लिया और OH पे माइनस आ गया, फिर मैं H को और अलग करना चाहूँ, आप ऐसा नहीं लो तो ऐसे ले लो, HH, यहाँ से तोड़ो, इस पे प्लस इस पे माइनस, यहाँ से और तोड़ा तो 2 माइनस प्लस 2 प्लस और 2 माइनस हो गए ना। अब मैं इसको तोड़ता हूँ, इसको Cl पे -1 चार्ज होता है नहीं होता, तो 4 Cl बाहर निकलेगी तो ऐसा ही भी आएगा, 4 प्लस आएगा नहीं आएगा, 4 Cl माइनस हो गया। तो 4 प्लस के साथ अब मैं क्या करूँ, या तो ऐसी संख्या वाला जोड़ो जिसमें दो, या तो -2 वाला हो कोई तो 2 जोड़ दो, या -1 वाला हो तो 4 जोड़ दो, जैसे 4 Cl जोड़ रखे। अब ऑक्सीजन 2 वाला है, इसको इसके साथ ले जाओ तो -2 -4 और +4, और इधर क्या लिया 4, यहाँ पे कितने, एक में से 2 ऐसे निकले तो 2 में से कितने निकल गए 4, तो 4 इसके साथ जोड़। बोलो ठीक है? अरे ठीक है क्या? एक आपके अभिक्रिया और दे रखी है P4, लिखो P4 O10 प्लस 6H2O, P4 O10 प्लस 6H2O है। P4 मैंने कितना, O10 प्लस 6H2, ये सारे मिल जाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बना देते हैं, HSPPO4 और 4 लगा देना यहाँ। ये शायद पीछे वाले क्वेश्चनों में भी आंसर दे रखा होगा हाफ रिएक्शन का, यहाँ से कई बार बेटा हाफ रिएक्शन उठा के डाल देता है, आप भी लिखकर आगे वाला क्या बनेगा वो पूछ लेता है। हो जाएगा। लास्ट लिखो इसकी हाइड्रेट रिएक्शन, हाइड्रेट रिएक्शन 4 नंबर है, कितना भी जो भी नंबर है, हाइड्रेट रिएक्शन, हाइड्रेट रिएक्शन मतलब इसका ये है कि आपने कुछ कंपाउंड्स ऐसे देखे हैं जिनके अंदर उनकी स्ट्रक्चर में H2O पाया जाता है। अरे हाइड्रेट वाला नहीं लिया था क्या, हाइड्रेट का एक टॉपिक था क्रिस्टलन जल जिसे बोलते थे, जैसे कुछ कुछ के को Na2CO3.10H2O फिटकरी का फॉर्मूला बोलते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर में जुड़ा होता है ना, उसे बोलते हैं क्रिस्टलन, मतलब क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर में जल के अणुओं का पाया जाना है। इसमें लिखो जलीय विलयन से अनेक, जलीय विलयन से अनेक, जलीय विलयन से अनेक लवण जल योजित लवण के रूप में, जल योजित लवण के रूप में पाए जाते हैं, जैसे CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, BaCl2.2H2O, BaCl2.2H2O। ठीक है बेटा, हेडिंग डालिए। बर्फ, देखो आपके बुक में बर्फ का भी दे रखा है, आइस का भी दे रखा है, आइस की स्ट्रक्चर कैसी होती है कुछ नहीं है, हटा दिया है सर, सिर्फ डाल रखा है कठोर जल और उसका जल के गुण, जल के गुण।
हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, अब है ना, अब जल की कठोरता से रिलेटेड वैसे अपने पॉइंट दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये काम का पॉइंट है, आपके कंपटीशन में जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। जल की कठोरता से रिलेटेड टॉपिक है, तो हेडिंग डालो आप पहले, हेडिंग, मेन हेडिंग डाल दो कठोर व मृदु जल, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। कठोर व मृदु जल, कठोर व मृदु जल। सबसे पहले कठोर जल की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। वह जल या मृदु की आपको लिखो, उसी के अंदर नीचे लिखो, लाइन चेंज कर देना, लिख डाल के लिखो। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, आसानी से झाग देता है, मृदु जल कहलाता है। हार्डनेस, हार्डनेस बेटा खारापन और सॉफ्टनेस मीठेपन से रिलेटेड है ये, वो नहीं कि हार्ड जैसे उससे आप समझ लो तो वो नहीं। आसानी से जो झाग दे वो होता है कठोर जल। आपने ये छोटा सा प्रैक्टिकल देखा होगा, कई बार क्या होता है, आप रोज जिस सोप को यूज में लेते हो, जैसे आप लाइफ लगाते हो, आप रोज डेली यूज में लेते हो, लेकिन उसी सोप को कहीं आप कहीं गए हुए हो, मतलब आप घर पे नहीं हो, कहीं दूसरी जगह कोई अदर स्टेट गए हो या कहीं दूसरे कोई गांव गए हो, तो आप देखते हो कि वहां पे सोप लगाते हो, आपको लगेगा यार प्रॉपर झाग नहीं आ रही, बाल ऐसे नीचे हो जाते हैं, चिपचिपाहट सी होती है उसको, ठीक है ना, मतलब साबुन तो लगती रहती है लेकिन चिपचिपाहट सी हो जाती है। रीजन उसका क्या होता है, मतलब उस वाटर जो पानी होता है उसके अंदर सोल्ट है, मतलब वो खारा पानी है, हार्ड और भारी जल जिसे अपन बोलते हैं। कई बार ही होता है नॉर्मल पानी पीते कोई पता नहीं चलता, लेकिन जैसे आप पानी दूसरी जगह जाके पीते हो तो यार पानी है, पानी खारा है, मतलब अब नहीं जैसे जैसे खारापन नहीं लगेगा, लेकिन उसकी जो वेट ऐसे लगेगा जैसे आप पता नहीं क्या पी रहे हो, चेंजेज होता है ना, बस वही चीज है। आसानी से जो झाग देता है वो होता है मृदु। दूसरी लाइन में लिखो वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता, आसानी से झाग नहीं देता, कठोर जल कहलाता है, कठोर जल कहलाता है। नेक्स्ट लाइन, जल की कठोरता के कारण, जल की कठोरता के कारण, जल की कठोरता के कारण, यदि जल में, यदि जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम Ca व Mg, कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सल्फाइड क्लोराइड, बाइकार्बोनेट सल्फाइड क्लोराइड सल्फेट, इसको सल्फाइड मत लिखो, सल्फेट, सल्फेट नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट आदि लवण, आदि लवण उपस्थित हो, उपस्थित हो तो उसे, तो उसे कठोर जल कहते हैं। मतलब इनमें से कोई भी उपस्थित होगा
कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो, कैल्शियम का सल्फेट हो, कैल्शियम का क्लोराइड हो या कैल्शियम का नाइट्रेट, या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम का नाइट्रेट, इनमें से जो भी उपस्थित हो, एक भी आ गया तो वो जल कैसा होगा? कठोर। कैसा जल होगा? क्लियर बात? एनी डाउट? नेक्स्ट लाइन में लिखो, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। नंबर एक, अस्थायी कठोरता। नंबर दो, स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, नंबर दो स्थायी कठोरता। ठीक है, एक नंबर की एडिट डाल दो, एक पढ़ेंगे। अस्थायी कठोरता, देखिए बहुत बेटा अच्छे अच्छे सबसे पहले ये पूछा जाता है भाई कठोरता किस कारण होती है? जल कठोर भी होता है, रेपिटेशन में सुनाते ही है, तो दिया इन्होंने लेकिन इससे रिलेटेड सुना। दूसरा आता है अस्थायी कठोरता, कौन सी होती है? किसकी वजह से अस्थायी होती है, किसकी वजह से स्थायी होती है? सबसे पहले अस्थायी कठोरता लिखो, वह यदि जल की कठोरता को, यदि जल की कठोरता को उबालकर दूर किया, उबालने पर, यदि जल की कठोरता को उबालने पर दूर हो जाती है, उबालने पर दूर हो जाती है, तो ऐसी कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं। मतलब इसका ये है कि जल को आप उबालोगे तो उबालने पर अगर कठोरता दूर हो जाए तो वो होती है अस्थायी कठोरता। आपने एग्जांपल देखा होगा बड़ा, सर्दी के अंदर आप किसी बर्तन के अंदर पानी गर्म करते हो ना, गर्म किया, फिर उस पानी को निकाल के साइड में रख दो। आप पानी को निकालो और उस बर्तन में थोड़े टाइम बाद में देखना व्हाइटनेस आ जाती है, व्हाइट व्हाइट सी आ जाती है। वो कौन सी होती है? क्योंकि अच्छा भी क्लोराइड है, तो कहते हैं बड़े क्लोराइड हो गया पानी में, क्योंकि बहुत सारे आयंस होते हैं कई प्रकार के, तो ऐसे जो आसानी से गर्म करते ही दूर हो जाए उसको क्या बोलेंगे? अस्थायी कठोरता। लिखो, गर्म करके दूर कर ले अपन, कहने का मतलब। अगला लिखो, यदि इसके इसके अंदर लिखो, यदि जल में कैल्शियम, यदि जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के, कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले हो, कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले हो, तो अस्थायी कठोरता को प्रदर्शित करते हैं। मतलब अस्थायी कठोरता किससे होगी? कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की। देखो बेटा, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट नहीं जानते? सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, बाइकार्बोनेट 10th क्लास में थे ना, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह ये सारी थे। यहाँ देखो इसके HCO। अब बेटा मैंने यहाँ 2 क्यों लगाया? 2 इसलिए लगाया कि कैल्शियम पे चार्ज प्लस होता है, इसलिए और इस पे 2 पे चार्ज होता है -1, इसलिए डबल करने के लिए। कैसे दूर करेंगे? गरम करने। गरम करो इसको भाई, या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो या क्या होता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दोनों को गर्म करो। तो गर्म करेंगे, एक तो बन जाएगा CaCO3, इसमें क्या बन जाएगा? MgCO3,
बोलो बन जाएगा क्या? अब आगे आपके अब क्या बचेगा H2O प्लस CO2 और H2O प्लस CO2। इसे छान कर दूर कर लेंगे, ये तो छानने पर दूर हो जाता है। कभी भी पानी छोड़ता है, याद रखना पानी जो होता है पानी को गर्म करके पीना चाहिए। गर्म करोगे आप तो गर्म करने के बाद भी उसको छान के ही पीना चाहिए, कि जो इम्प्यूरिटीज होती है वो अलग हो जाती है, और अलग हो जाएगी तो आप छानोगे नहीं तो डायरेक्ट आपको हार्मफुल करेगी, ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उसका। पहले गर्म करो, गर्म करने के बाद में उसको छानो, छान कर फिर ठंडा करके फिर पियो। तो इसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूने की जो अशुद्धियां होती है वो अलग हो गई, उसको छानोगे तो ये अलग हो जाएगी। ऐसे मैग्नीशियम कार्बोनेट छानोगे अलग हो जाएगी, भाई गैस गैस रुकी कि नहीं, और H2O आपको मिलेगा। दोनों रिएक्शन हो, ठीक है। कल 15 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है इसका, कल इसको कंप्लीट कर देंगे।